स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 15वीं क्लास करेंगे। पीछे की 14 क्लासें हम रिवाइज कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम नवीन शर्मा सर द्वारा उनके RW चैनल पर नायक फाउंडेशन बैच में जो पॉलिटी क्लासेज करवाई जाती हैं उनका एक शानदार रिवीजन करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारी 15वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद रखिएगा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी ये किसने कहा है? गजेंद्र गडकर जी ने। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री या फिर जन्म कुंडली है, ये किसने कहा? के मुंशी जी ने। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? नाना पालकीवाला ने अपनी बुक फिदा पीपल में। ओके। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा ठाकुर दास भार्गव जी ने। और प्रस्तावना को की नोट कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी कौन सी बुक में? द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। तो इन 500 फैक्ट्स को याद रखिएगा। देखो, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो 4 बातें बताती हैं। कौन कौन सी? पहला, शक्ति का स्रोत। भारत में शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। भारत में लोक प्रभुसत्ता है, ठीक है, लोगों की प्रभुसत्ता है। और जो विंस काउंट थे, इन्होंने भारतीय सभा के लिए एक बात कही थी। भारतीय जो संविधान सभा थी इसके लिए एक बात कही थी, ये सिर्फ हिंदुओं की सभा है। याद रखिएगा। ऑस्टिन ने कहा ये भारत का एक सूक्ष्म दल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने % लोगों ने वोटिंग करके संविधान सभा के सदस्य को चुना था? केवल भारत के 10% लोगों ने चुना था। तो इसलिए इसको एक सूक्ष्म दल कहा था ऑस्टिन ने। और विंस काउंट ने ये कहा था कि ये सिर्फ हिंदुओं की सभा है। सेकंड, शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप भारत में कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ओके। पहला देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है? किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त। भारत पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व है, ठीक है, इस पर कोई भी बाहरी नियंत्रण नहीं है। दूसरा, समाजवाद। समाजवाद के मुख्य रूप से 2 तरीके का समाजवाद होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें अहिंसा नहीं होती, ठीक है। और साम्यवादी समाजवाद में जैसी विचारधारा होती है उसमें क्या होती है? हिंसा होती है। अब एक केस को याद रखिएगा, DS नकारा केस। ये कब का है? 1983 का। इसमें क्या कहा गया था? पहले देखो, जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, आय की असमानता कम करना, मजदूर वंचितों का कल्याण। इस केस को याद रखिएगा। इसमें याद रखने की क्या बात है सबसे ज़रूरी? कब का केस है? 1983 का। कौन सा? DS नकारा केस। और DS नकारा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी देश में कोई भी धर्म प्रमुख नहीं है और सभी धर्म बराबर है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोगों का समान अधिकार है। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, ठीक है। कोई भी गणराज्य का क्या मतलब होता है? कोई भी राज्य है, कोई भी राष्ट्र है, उसका प्रमुख निर्वाचित होगा। और वो कब तक के निर्वाचित होगा? एक नियत समय के लिए। ओके। लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंकन साहब, उन्होंने एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र की 1863 में। कौन सी? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन होता है। अब लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष वहाँ जब जनता का सीधा नियंत्रण होता है, ठीक है, वहाँ पर चुनाव, संसद, न्यायालय वगैरह नहीं होगा। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो भारत में है, इसमें इनडायरेक्टली लोगों का नियंत्रण होता है। जैसे कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, और वही कानून बनाते हैं। उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव भी होगा, संसद भी होगी, न्यायालय भी होगा। अब भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला, संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्षात्मक लोकतंत्र, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जो USA में देखने को मिलती है। और भारत में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसकी मुख्य बातें क्या है? इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य भी होते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य भी होंगे। और हमने पढ़ा है कार्यपालिका और विधायिका, इनमें क्या फ़र्क है? कार्यपालिका क्या करती है? ये कानून का लागू करती है, और विधायिका विधि का निर्माण करती है, कानून को निर्माण करती है। दूसरा, इनमें दोहरी कार्यप्रणाली या कार्यपालिका होगी, एक तो केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके। और भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है, तो लोकतंत्र गणराज्य कौन सा होगा? तो उसमें एक प्रमुख होगा,
तो निर्वाचित होगा। वहीं ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है। यहाँ पर सम्राट पद्धति है और इसमें वंशानुगत बदलते रहते हैं। जैसे कि अभी चार्ल्स थर्ड है 2022 से, इससे पहले इनकी माँ थी एलिजाबेथ सेकंड। अब देखो संविधान का स्वरूप। किसी भी लोकतंत्र गणराज्य में संविधान का स्वरूप कैसा होगा? वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय व्यवस्था होगी। ये तीनों शब्द हमें हमारी प्रस्तावना में मिलते हैं। तो सामाजिक न्याय से मतलब है धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक, सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है। और ये न्याय व्यवस्था होगी हमारे देश की, ये हमारी प्रस्तावना में बताया गया। लेकिन न्याय का जो आदर्श है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो मिलता है रूसी क्रांति 1917 से। तो आपसे पूछ लेगा कि न्याय का आदर्श कहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन में यूएसएसआर भी आ सकता है, रूसी क्रांति आ सकती है। हालांकि उस समय यूएसएसआर बना तो नहीं था, 1922 में बना है। तो न्याय के आदर्श का संबंध किससे है? रूस से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला स्वतंत्रता। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी है। ये सारी बातें कही गई हैं। ये हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कही गई हैं। विचार, हम क्या चिंतन करते हैं, क्या मनन करते हैं, ये आंतरिक होता है, किसी को नहीं पता होता, तो इसकी में पूर्ण रूप से आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति, विचार को प्रकट करना, कैसे भी बोलकर, लिखकर, सांकेतिक रूप से या इशारे के द्वारा। विश्वास, किसी विचारधारा को मानना, चाहे वो कोई शास्त्रीय विचारधारा हो या फिर विज्ञान की कोई भी डेफिनेशन हो, उसको कोई भी किसी भी बात को मान सकता है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से आज़ाद है। धर्म, सैद्धांतिक रूप से कोई धर्म अपनाना, ये सब अपना अपना लोगों का सभी का पक्ष है। कौन सा धर्म अपनाना है, पूर्ण रूप से इसके लिए आज़ाद है। उपासना, धर्म को व्यवहार में लाना या ना लाना, ये सब संविधान की प्रस्तावना में पूर्ण रूप से इसके लिए हर कोई आज़ाद होता है। अब देखो समानता या समता। बेसिकली इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्रतिष्ठा, एक अवसर। जो हमारा आर्टिकल 15 है वो बताता है लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, तो ये प्रतिष्ठा का एक बढ़िया उदाहरण है। और अवसर, जो हमारा आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में सभी को समान भागीदारी, सभी समान समानता मिलेगी। लेकिन अब देखो समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ है समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। क्योंकि अभी देखो देश में SC ST या फिर जनरल कैटेगरी है, OBC है, इनमें सभी में अलग अलग कट ऑफ रहती हैं। तो एक तरीके से समानता नहीं है, अलग अलग वैकेंसी आती है। पर ये समानता क्यों नहीं है? क्योंकि समानता की सही डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा? समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। क्योंकि अभी जो हमारी SC ST या फिर OBC है वो जनरल पक्ष के मुकाबले अभी पिछड़े वर्ग है थोड़े, तो इनको समान लाने के लिए ही उनको छूट दी जाती है। तो समानता की सही डेफिनेशन क्या होगी? समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार। अब देखो बंधुत्व। हमारी प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का जिक्र हुआ है। तो बंधुत्व शब्द का बेसिकली अर्थ क्या है? व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता से। ठीक है। और बंधुत्व की हमें पहली बार बंधुत्व की भावना कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में। ओके, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट देखो अधिनियम की थी किस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और उससे अपना लिया गया था। अब वैसे लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इस दिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना पर कौन सी तिथि लिखी हुई है कि आज भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अपनाया जाता है, तो वह 26 नवंबर 1949। ठीक है। और 26 नवंबर को ही हमारा कौन सा दिवस बनता है? कानून दिवस या विधि दिवस भी कह सकते हैं, और इसी दिन को हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना में संशोधन। चलो देखो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, आप बताओ। अगर संशोधन हो सकता है, ठीक है, या फिर ना हो, इसकी क्या कंडीशन है? अगर संशोधन हो सकता है तो मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि हमारे भाग 20 के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया है। अगर संशोधन होगा तो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, अगर संशोधन नहीं होगा तो ऑब्वियस कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं होगा। ठीक है। तो इसके रेफरेंस में हम कुछ केस देखते हैं। एक तो बेरुबारी केस 1960। ठीक है, बेरुबारी केस वर्सेज सुप्रीम कोर्ट, 1960 का केस है। इसमें गजेंद्र गडकरी जी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। तो इन्होंने ये कहा कि मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि और लोक, इन्होंने कुंजी को प्रस्तावना और संविधान को लोक की संज्ञा दी थी। तो इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता था, कि प्रस्तावना अलग और संविधान अलग। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग होती तो 368 आर्टिकल के तहत
इसमें चेंज किया जा सकता था, पर अब ये चेंज पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ से पता लगता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आया 1973 का कौन सा, केशवानंद भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें इसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है और संशोधन हो सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता। और इसके बाद 1976 में जो हमारा 42वां संशोधन हुआ, उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करा जा सकता। ओके।